अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आपको बहुत खुशामदीद कहते हैं हम हमारे IB ग्रेड्स के खूबसूरत से चैनल पे, जिसमें हमारी टीम ने, हमारे मैनेजमेंट ने IB ग्रेड्स के तमाम टीचर्स की बाहमी मशवरे से हमारी एक बात तय हुई माशाल्लाह कि हम इस साल बच्चों को मैट्रिक के उस रिड्यूस सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे, जिसके हवाले से इन मैट्रिक के बोर्ड ने कुछ चीज़ों को आपसे पहले से डिस्कस कर रखा है। सिलेबस क्योंकि आप जानते हैं रिड्यूस हो चुका है और हमारी कोशिश ये होगी कि इस पूरे सेशन में कि हम फिज़िक्स, मैट्रिक के फिज़िक्स और मैथ को कम्प्लीटली वो मिनिमम उन तमाम टॉपिक को आपके साथ हम डिस्कस करें जिसका रिड्यूस सिलेबस में जिसको इंक्लूड किया गया। और एक चीज़ का हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल ये रखना है कि जब हम इनके रिड्यूस सिलेबस में हम इनके टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे तो उसमें रिड्यूस सिलेबस में क्योंकि आपके MCQs और न्यूमेरिकल्स के ऊपर थोड़ा सा ज़्यादा इस साल फोकस है, तो कोशिश हमारी ये होगी कि हम पास पेपर के क्वेश्चंस एज ए असाइनमेंट या क्लास में ही हम उसको डिस्कस करें ताकि बच्चों की प्रिपरेशन प्रॉपरली हो सके। ठीक है, अब कोशिश हमारी ये होगी कि पहली क्लास है हमारी, इस क्लास में हमने आज सिर्फ, जैसे कि आप हमारे कंटेंट से जान सकते हैं, हमने सिर्फ थोड़ा सा फिजिक्स के बारे में बात करना है और डेली लाइफ में फिजिक्स बेसिकली कौन सा पार्ट प्ले कर रहा है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। ठीक है, अब उसको कुछ पैरामीटर्स में हमने पहले से डिफाइन कर रखा है और कुछ चीज़ें आप बिल्कुल जानते होंगे। आप में से बहुत सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं किसी भी नहज पे अपनी तैयारी पहले से कर चुके होंगे। ये तो हम बिल्कुल नए तरीके से हम आपको इसको यहाँ पर सारी चीज़ों को डिस्क्राइब करने की कोशिश कर रहे होंगे। तो हमारी कोशिश ये है कि हम अपनी सारी चीज़ों को विद कंटेंट और अपने सोल्यूशन मेथड को मैट्रिक बोर्ड के मुताबिक ही रखें तो हमारे लिए बेहतर होगा। और हम कोशिश ये करेंगे कि हम सारे मिलकर, बीइंग ए टीचर, मैं खुद और आप तमाम बच्चे, इस चीज़ का ये ज़रूर ख्याल रखें कि हम एक मेथड और दूसरा हमें अपनी कॉपी में लिखना क्या है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा कि कॉपी में कौन सा कंटेंट जाएगा, किस तरह लिखना है और उस कंटेंट में कितने सवालात हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और कितना मटेरियल हम कॉपी में लिख रहे हैं। ठीक है, अब उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि मैं सबसे पहले आपके पास मैट्रिक के सिलेबस को, रिड्यूस सिलेबस के बारे में कुछ उसके वेटेज पे बात कर लूँ। ठीक है, वो वेटेज जब हम इंडिविजुअली बात करेंगे ना, तो नए पैटर्न के मुताबिक जो सेक्शन ए है आपका, वो तकरीबन MCQs और वो MCQs 50% आपके पेपर का वेटेज कैरी कर रहा होगा। ठीक है, अब एक तरतीब तो हमारे पास MCQs की आ गई कि इससे हमें ये बात बिल्कुल क्लियर हो जाए कि जब हम किसी भी टॉपिक को डिस्कस करेंगे तो लाजमी होगा कि हमारे लिए कि उन टॉपिक से रिलेटेड हम MCQs को लाजमी डिस्कस कर लें, पढ़ लें अच्छी तरह से। उसको हम क्लास में ही कोशिश करेंगे कोई सेशन अरेंज कर लें ताकि बच्चों का रिस्पांस आ जाए, बच्चों का फीडबैक हमारे पास सही आ जाए। और मे भी पॉसिबल है कि अगर उस तमाम क्राइटेरिया के बावजूद अगर हमें ये फील हो कि हम कुछ प्रैक्टिस सेशन भी रखें तो इंशाल्लाह उस किस्म की क्लास को भी लाजमी अरेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसमें सेक्शन बी में अगर तुम देखोगे तो सेक्शन बी में एक ये होता है कि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ जाए। ठीक है, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आमतौर पर लॉज होंगे, न्यूटन्स के लॉज वगैरह आपने पढ़े और आगे जाके कुछ डेफिनेशंस वगैरह आपको मिल सकती है और उसके साथ साथ एक साइंटिफिक रीजन और न्यूमेरिकल में जैसे भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको अपने कंटेंट में मैं पास पेपर के MCQs और न्यूमेरिकल को साथ साथ कराऊं, कंप्लीट कराकर आपको यहीं पर सारी चीज़ें डिस्कस कर लिया जाए तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। फिर इसके साथ साथ ये अगर इसके वेटेज के बारे में बात करें तो 2021 के लिए कराची बोर्ड में इसका वेटेज तकरीबन 30% हो गया आपके पेपर का। ठीक है, और एक आखिर में हमारे पास सेक्शन सी होगा, सेक्शन सी डिटेल क्वेश्चन आंसर होंगे और ये इसका वेटेज तकरीबन 20% है। और ये 20% एक चीज का ख्याल रखेंगे कि जो पास क्लासेस में अगर आप देखें ना पिछले सालों में, कि पिछले साल 2020 में तो हमारा पेपर मैट्रिक का हुआ नहीं, लेकिन 2019 के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं ना तो उसमें जो पेपर सेक्शन सी का बना वो लॉन्ग क्वेश्चन आंसर जरूर था, लेकिन उसमें एक सवाल एक से ज्यादा पोर्शन के ऊपर मुश्तमिल होता है। तो कोशिश हम ये करेंगे कि उन पोर्शन को भी हम साथ साथ क्लास में ही डिस्कस कर लें। ठीक है, उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक, और एक कंडीशन और भी हम लोगों को ख्याल ये रखना है कि जब हम सेक्शन ए को डिस्कस करेंगे तो सेक्शन ए में
सेक्शन ए के एमसीक्यूज का कोड नंबर, ये कोड नंबर कुछ भी हो सकता है। जैसे मैं आपको फिजिक्स के बारे में बात कर रहा हूं, तो फिजिक्स में पीएच कोड नंबर PH 0056 है। हो सकता है अगर मैथ्स होगा तो मैथ्स में MT होगा, और ये नंबर भी चेंज हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान में रखेंगे कि अगर आप बोर्ड का पेपर अटेम्प्ट करेंगे तो लाजमी ये होगा कि विदाउट दिस कोड नंबर योर MCQ शीट कैन नॉट बी एक्सेप्टेबल। ओके ना मेरा बेटा? तो इन सब चीजों का आपने बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना है। तो पैटर्न के मुताबिक तो हमारी सारी चीजें यहां तक हो गई। अब थोड़ा सा टाइम कम है, और उस टाइम को मैनेज करते हुए मैं कोशिश करूंगा कि डायरेक्ट आपको अपने कोर्स कंटेंट में लेके जाऊं। जैसे कि आपको पता है कि आज हमारा पहला टॉपिक है फिजिक्स, और फिजिक्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स की सबसे पहले डेफिनेशन, आमतौर पर हमारे पास पेपर की प्रैक्टिस ये है कि मैट्रिक लेवल पे आपको फिजिक्स के साथ साथ अगर फिजिक्स की डेफिनेशन पूछी गई है तो इस डेफिनेशन के साथ साथ कुछ ब्रांचेस के नाम भी पूछे जाते हैं, और वो नाम की हद तक ही इस साल के लिए याद रखोगे। रिड्यूस में तो बहुत कुछ कम हो चुका, लेकिन हम कोशिश करेंगे इसके साथ साथ हम इसके ब्रांचेस को भी डिस्कस करें। तो सबसे पहले व्हाट डू यू मीन बाय दिस फिजिक्स? फिजिक्स होता क्या है? तो फिजिक्स बेसिकली साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम मैटर और एनर्जी दोनों की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, और इनके दरमियान में म्यूचुअल इंटरेक्शन के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअली अगर मैं किसी को ऐसी बात करूं कि पूरे यूनिवर्स में देखें, बताएं क्या है, तो सबको तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि सब के सब कुछ मैटर पे कंसिस्ट करते हैं, सब कुछ मैटर है। लेकिन अगर किसी मैटर के साथ साथ एनर्जी की प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात किया जाए तो इसमें इस फिजिक्स को आपके कोर्स के मुताबिक तकरीबन 9 ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। वो 9 ब्रांचेस आपके पास कौन कौन से हो सकते हैं मेरा बेटा? देख, तो सबसे पहले इसकी कंडीशन आएगी कि देखो ये मैकेनिक्स है, इलेक्ट्रिसिटी है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है, सॉलिड स्टेट फिजिक्स है, एटॉमिक फिजिक्स है, न्यूक्लियर फिजिक्स आएगा, इसके साथ साथ प्लाज्मा फिजिक्स और बायोफिजिक्स और एस्ट्रोफिजिक्स के बारे में बात करेंगे। इंडिविजुअल अगर मैं इन तमाम ब्रांचेस को इंडिविजुअली तुमको कुछ कंटेंट के बारे में बता दूं तो आसान हो जाएगा। जैसे अगर मैं मैकेनिक्स के बारे में बात करूं तो इसमें बॉडी के मोशन के बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, ये जो बॉडी के मोशन में हम बात करेंगे तो मैकेनिक्स को इटसेल्फ 2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। एक आप लोगों ने मैट्रिक में पढ़ा होगा काइनेमैटिक्स का चैप्टर। अच्छा, ये जो काइनेमैटिक्स का चैप्टर है ना, ये काइनेमैटिक्स का चैप्टर फोर्स एंड मोशन भी कहलाएगा आगे जाके जब आप फर्स्ट ईयर का कंटेंट डिस्कस करोगे। और मैकेनिक्स का दूसरा पार्ट होगा डायनामिक्स, ठीक। और अगर इंडिविजुअली मैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करूं तो आपके अपने ही बुक में आप चैप्टर नंबर 16 में जाके इलेक्ट्रिसिटी को इन डिटेल डिस्कस करोगे। और फिर मैग्नेटिज्म में बात करेंगे, मैग्नेटिज्म चैप्टर नंबर 17 में आप डिस्कस करोगे, आपके बुक में बिल्कुल मौजूद है। और इसके साथ साथ सॉलिड स्टेट फिजिक्स, यहाँ पे बाय डेफिनेशन ही जरूर बात करेंगे, जिसमें हम सॉलिड मटेरियल, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में भी कुछ इसमें डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन ये जाकर आप एप्टीट्यूड लेवल में इनको इन डिटेल पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। एटॉमिक फिजिक्स बिल्कुल प्योरली एटम के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें हमारे एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह सारी चीज शामिल है। न्यूक्लियर फिजिक्स में हम चैप्टर नंबर 19 है ये तुम्हारे कोर्स के एतबार से, ठीक है। अब उसमें हम फ्यूजन रिएक्शन और फ्यूजन चेन रिएक्शन के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक। प्लाज्मा फिजिक्स बिल्कुल कोर्स के एतबार से तो बिल्कुल नई चीज लगेगी, उसमें टेनी पार्टिकल्स के बारे में हम बात करते हैं, और कुछ नए पार्टिकल्स जो इस दौर में 21st सेंचुरी में आ गए उसके बारे में भी हम एंड में जाके जरूर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। बायोफिजिक्स, बायो के हवाले से फिजिक्स में मतलब कि हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई बच्चा मेडिकल भी पढ़ेगा ना इंशाल्लाह जाकर तो उसके लिए भी फिजिक्स काम आने वाली है, ठीक है। और दूसरा बिल्कुल लास्ट में हमारे पास पढ़ना है हमें एस्ट्रोफिजिक्स, और एस्ट्रोफिजिक्स ऑब्वियसली हमारे पास एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज के बारे में होगी, जैसे जमीन पे रहते हुए हम हेवनली बॉडीज को देख रहे हैं जिसमें मुख्तलिफ किस्म के प्लैनेट्स, स्टार्स और ETC सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक। अच्छा, इंडिविजुअल फिजिक्स की डेफिनेशन और ये फिजिक्स के ब्रांचेस, ये तो प्रॉपर एक सवाल आपके पास बन सकता है। और इसके साथ साथ इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ में फिजिक्स कौन सा रोल प्ले कर रहा है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या हैं और कितना इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले कर रहे हैं, हम सबसे पहले उसके बारे में आज हम बात कर लेंगे, ठीक हो गया। अच्छा, इंडिविजुअल अगर मैं तुमसे बोलूं ना तो बीइंग ए फिजिक्स टीचर मुझे एक बात तो पता है भाई कि देखो दुनिया में ना फिजिक्स के अलावा कुछ नहीं है, और अगर दुनिया में तुम किसी स्मॉलेस्ट थिंग के बारे में बात करोगे ना तो मैं ये समझूंगा कि अगर वो साइंस का पार्ट है तो उसमें फिजिक्स के बगैर काम नहीं चलेगा। उसको अगर मैं तुमसे बिल्कुल स्टार्टिंग बात कर लूं तो देखो फिजिक्स क्या है, फिजिक्स इज द साइंस ऑफ मैटर एंड इट्स मोशन, और इसमें स्पेस टाइम एंड एनर्जी
और फिर उसके साथ साथ फिजिक्स डिस्क्राइब मैनी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी सच एज काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड मास एंड द वे ऑफ एनर्जी कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। ठीक, और उसके साथ साथ एनीथिंग एवरीथिंग सराउंडिंग टू अस इज मेड ऑफ मैटर, मतलब ये बिल्कुल इनिशियल में जैसे जब तुम्हें डेफिनेशन पढ़ाई ना तो वो कंफर्मेशन थी कि वहां पर मैटर के बगैर कोई भी चीज नहीं बन पाती। ठीक, अब वो मैटर के साथ साथ अगर मैं तुम्हें डिस्कस करूं तो इंपॉर्टेंस फिजिक्स में आ जाओ। देखो इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स में तुम्हें एक स्लाइड में जरूर नजर आ रहा होगा कि एक फैन तुम्हारे पास मौजूद है, लेकिन जरा इसकी इंपॉर्टेंस समझो। देखो द मेन एंड द इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द फिजिक्स। मतलब कभी कोई इमेजिन करे ना कि आज हम इलेक्ट्रिसिटी के बगैर रह सकते हैं, तो जवाब होगा नहीं, ये मुमकिन ही नहीं है कि आज के मॉडर्न दौर में हम फिजिक्स के बगैर रह सकें। अब वो फिजिक्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। व्हेन वी स्विच ऑफ द बटन, फैन स्टार्ट हो जाता है, स्विच ऑफ करोगे तो फैन बंद हो चुका होगा। और इसी कंडीशन में हम देखेंगे कि फिजिक्स एवरीवेयर मौजूद जरूर है, लेकिन जब हम इसके प्रैक्टिकल अरेंजमेंट में जाएंगे तो तुम्हें पढ़ने में भी उतना ही मजा आएगा जितना भी तुम्हें मेरी बातें सुनने में मजा आ रहा है। देखो सुनना एक अलग पैरामीटर्स है। जब कोई बंदा कोई बात कर रहा होता है ना तो सुनने में सब कुछ अच्छा लगता है। जब तुम इसे पढ़ोगे इन डिटेल, जैसे सेकंड ईयर के एक चैप्टर पर 13 है, वहां पर जाके पढ़ेंगे तो आमतौर पर हम जब एप्टीट्यूड या इंटर की क्लास कर रहे होते हैं तो हम बच्चों को जरूर बोलते हैं, देख बेटा पूरी इंजीनियरिंग है ये, और यहां से इंजीनियरिंग शुरू होगी और एंड में जाके तुमने मैग्नेटिज्म, इंड्यूस ईएमएफ और ट्रांसफार्मर की फॉर्मेशन वगैरह और अल्टरनेटिंग करंट भी पढ़ लेते हैं। अब तो फेडरल बोर्ड से हमारा टेस्ट का पैटर्न भी बनना शुरू हो गया। अगली बात, अब कुछ कंडीशन हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी की। और अब इलेक्ट्रिसिटी में द इलेक्ट्रिसिटी इज इन आवर हाउस इज अ गिफ्ट ऑफ अ फिजिक्स। और वो फिजिक्स में हमारे पास हम आमतौर पर हम जो डिस्कस कर रहे हैं वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज द मेथड इन विच water is used to generate electricity. The mechanical energy of the water is converted into electrical energy using dynamo. और डायनेमो का एक पूरा पैरामीटर है, जैसे लास्ट में मैं तुमसे डिस्कस कर रहा था ना कि डायनेमो वाले पैरामीटर को अगर मैं तुमसे बात करूं तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट ये है कि जब तुम्हें एसी जनरेटर वगैरह हम पढ़ाएंगे सेकेंड ईयर के टॉपिक में, जब तुम जाके पढ़ोगे ना तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए कि हम उस पूरे फंक्शन को, एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कैसे करेंगे। तो प्रैक्टिकली ये अरेंजमेंट तुम्हारे पास जरूर मौजूद है। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो देखो फिजिक्स इज आल्सो अप्लाइड इन आवर बॉडी ड्यू टू इलेक्ट्रिकल सिग्नल विच कैरी द सेंसेशन टू माइंड। वी आर एबल टू सी, लिसन और टू फील द ऑब्जेक्ट। तो इन तमाम कंडीशन को भी हम फिजिक्स में जरूर बात कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ अगर मैं न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करूं तो इसको देखकर तो बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, इसके बगैर तो तुम्हारा पेपर ही नहीं बनेगा मैट्रिक का। और इसमें 3 लॉज आपने पढ़े होंगे बिल्कुल जरूर। और इसमें ठीक है, अभी बच्चे का कमेंट से आया है कि स्लाइड्स वगैरह आपको ग्रुप में शेयर किया जाएगा, तो ग्रुप में बिल्कुल इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आपको शेयर किया जाए। और इसमें सारी चीजें, एक चीज का बड़ा ही ख्याल रखें आप कि जो कंटेंट अभी हम आपसे यहाँ शेयर जरूर कर रहे हैं और शेयर करने के साथ साथ जब आप एग्जाम में इसके बारे में लिखे जरूर, तो एग्जाम में याद रखिएगा कि मैक्सिमम ये आपके पास 4 से 5 नंबर का सवाल आएगा। तो जितने भी कंटेंट में यहाँ पर आपको मैं शेयर जरूर कर रहा हूँ, तो ये जो एक्सप्लेनेशन है ना, ये आपको एग्जाम में लिखने की जरूरत नहीं है, नाम लिखना। नाम लिखोगे तुम्हारा काम बन जाएगा। फिजिक्स को डिफाइन करो 1 नंबर, इसके 4 एप्लीकेशन बता दो 4 नंबर, 4 और 1 5 नंबर का। ये मैं एक मैक्सिमम वेटेज के बारे में बात कर रहा हूं जो टॉपिक आज मैं तुमसे डिस्कस करने के आ रहा हूं। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, वी वॉक फास्ट, रन, जंप और जॉगिंग कर रहे हैं हम, ETC। ऑल दीज ऑफ एनी टाइप्स ऑफ मोशन इज एसोसिएटेड विद न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। और उसमें आप लोगों ने फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ अभी तक के कोर्स के लिहाज से तो जरूर है आपने पढ़ा होगा, लेकिन इंशाल्लाह जब हम इसको किसी दूसरे पैरामीटर से और इसके विजुअलाइजेशन से जब मैं आप तुम्हारे साथ ऑनलाइन डिस्कस करूंगा तो इंशाल्लाह तुम्हें फिजिक्स की फीलिंग आएगी जरूर, ये तो मैं तुम्हें गारंटी दे सकता हूं इंशाल्लाह। ठीक, अगली कंडीशन देखो बेटा, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में बात करते हैं। देखो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में क्या हो रहा है, एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, स्टे एट रेस्ट अनलेस an external unbalanced force act on it। पहली कंडीशन तो ये होगी ना कि मेरे पास एक क्या है,
एक फुटबॉल है, रेस्ट पोजीशन में रखा हुआ है, तो ये उस वक्त तक रेस्ट पोजीशन में रहेगा जब तक इसके ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स नहीं लग रहे। जैसे तुम्हें अभी किसी बच्चों को याद आ रहा होगा, यार रोनाल्डो वाली किक चाहिए मुझे तो फ्री हिट में, तो ठीक है, लेकिन कोई बच्चा मैसी को भी पसंद करता होगा, लेकिन इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है, मुझे तो क्रिकेट पसंद है भाई, तो मैं तो क्रिकेट के बारे में बात करूंगा। और क्रिकेट में बॉल को लात मारना ना जुर्म है, उसमें रेड कार्ड शो हो जाएगा। ठीक, अगली कंडीशन देखो। इसके साथ साथ अगर मैं तुम्हें किसी नेट बॉल के बारे में बात करूं ना, तो आगे जाके जब हम न्यूटन्स के लॉ को डिस्क्राइब करेंगे तो एक बात हमेशा हमेशा याद रखना, जब लॉज को किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर आप अप्लाई जरूर करो, लेकिन अनबैलेंस फोर्स का मतलब हो गया कि एक बॉडी जब रेस्ट पर भी है ना तो उसके ऊपर फोर्स जरूर लगती है, लेकिन वो फोर्स होती है बैलेंस फोर्स होती है। बेसिकली वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में कहलाता है। और इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम क्या जानते हैं कि उसके लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम तमाम के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस का सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो रेस्ट पोजीशन में भी अगर कोई बॉडी है तो उसके ऊपर फोर्स जरूर एप्लीकेबल है। ठीक हो गया। दूसरी कंडीशन देखोगे, अब न्यूटन सेकंड लॉ में, देखो न्यूटन सेकंड लॉ की फीलिंग करा दूंगा। न्यूटन सेकंड लॉ में क्या होता है, न्यूटन सेकंड लॉ एफ नेट मतलब एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम ए मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड एक्सेलरेशन। ध्यान में रखो, जब मैं इसके पैरामीटर्स को आइडेंटिफाई करूं ना तो इन पैरामीटर में, हाँ बिल्कुल ठीक है, मैं चैप्टर पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स बता रहा हूं, फील करा रहा हूं फिजिक्स में है क्या, बस इसमें टेंशन नहीं लो। बिल्कुल कमेंट्स में बच्चे जरूर बोल रहे हैं कि चैप्टर नंबर 1 में न्यूटन्स के लॉ के बारे में सर आप क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं तो फिजिक्स की डेली लाइफ की इंपॉर्टेंट बता रहा हूं कि शायद आज मैं तुम्हें जितने भी टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करूं ना, मैं एट दी एंड जाकर यही बात करूंगा कि देखो बिल्कुल शुरू में मैंने डेली लाइफ में फिजिक्स की कुछ इंपॉर्टेंट बताई थी, उसी को एक्सप्लेन करूंगा, डिस्क्राइब करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि मेरे कोर्स का पूरा कंटेंट ना तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रहे। मैं कोशिश करूंगा कि उससे मैं थोड़ा सा ज्यादा आगे पीछे ना हो, क्योंकि मैट्रिक लेवल में बच्चा ये कोशिश करता है, उसकी ये ख्वाहिश होती है कि वो किसी तरह भी अपने सारे कंटेंट को विथ रिस्पेक्ट टू मार्क्स गेन पे रखें, कितना मैक्सिमम नंबर वो हासिल कर सकते हैं उसमें। देखो अगर न्यूटन सेकंड लॉ के बारे में बात करूं तो एक ऑब्जेक्ट को जब तुम फोर्स लगाओगे ना तो इसके अंदर एक एक्सेलरेशन जरूर प्रोड्यूस होगा। ये जो एक्सेलरेशन है ना, इसके दो पैरामीटर्स होते हैं। जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मींस टू से जितना ज्यादा फोर्स लगाओगे एक्सेलरेशन उतनी ज्यादा बॉडी उतनी तेजी से मूव कर रही होगी। और दूसरी कंडीशन ये होगी कि अगर मैं मास को वेरीज कर दूं तो जो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन बॉडी में है वो मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कि लाइटर मास हैज अ ग्रेटर एक्सेलरेशन एंड ग्रेटर मास हैज अ स्मॉल एक्सेलरेशन। ओके मेरा बेटा। अगली कंडीशन अगर तुम देखो तो न्यूटन थर्ड लॉ में एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। वो आसान काम कि जो हम एक एक्शन मूव कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं हम किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमारे पास रिवर्सिबल फोर्स रिएक्शन फोर्स उतना ही लगेगा। तो एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक हो गया। फिर गिफ्ट्स ऑफ फिजिक्स में देखो, गिफ्ट्स ऑफ फिजिक्स इज द रेफ्रिजरेटर, ग्रेविटी, एरोडायनेमिक, टेक्नोलॉजी, टेलीफोन, इंटरनेट, लाइट्स, फैन, एबिलिटी टू वॉक, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी, लेंस, ऑप्टिक्स, ये सारी चीजें। ऑप्टिक्स भी अभी हम चैप्टर नंबर 13-14 में जाके पढ़ेंगे, जिसमें मिरर और लेंस के बारे में हमें डिस्कस करना होगा। ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ साथ अगर मैं तुमसे इंडिविजुअल बात कर लूं कि फिजिक्स इन और डेली लाइफ, अब डेली लाइफ में देखोगे तो क्या होगा, तो अब सबसे इंपॉर्टेंट देखो, डेली लाइफ में एक बच्चा तुम्हें बर्गर खाता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन देखें क्या है कि व्हेन वी वॉक और वोकल कॉर्ड when we talk or vocal cord vibrate producing sounds, एक sound वाला factor। when we eat food the chemical energy of the food is being converted into mechanical energy which we use to do different types of work। फूड्स के जरिए हम बेसिकली एक एनर्जी जरूर हासिल कर रहे होते हैं जिससे हम मुख्तलिफ काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें भी फिजिक्स का इन्फ्लुएंस हमारे पास है। फिजिक्स इन टेलीकम्युनिकेशन या टेलीफोन में देखो तो स्पीकर, वोकल कॉर्ड, व्हेन वी स्पीक ऑडिबल साउंड वेव्स आर प्रोड्यूस दैट प्रोपगेट टुवर्ड्स द टेलीफोन माइक्रोफोन। उसके फोन्स माइक्रोफोन, द माइक्रोफोन विल रिस्पॉन्स टू द साउंड वेव एंड कन्वर्ट मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इसको भी हम डिस्कस करेंगे आगे। मैं बार बार बता रहा हूं, आपने इसके मेन हेडिंग्स को डिस्कस करना है एग्जाम में, जो आपके एग्जामिनेशन कंटेंट से जरूर आएगा। अब फिजिक्स में एक और बात मैं करूं तो न्यूक्लियर पावर टेक्नोलॉजी, जैसे कि मैं तुम्हें बता रहा था, हाइड्रो पावर हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, हाइड्रो पावर में क्या था कि वाटर की मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही थी, किसमें? वाटर की मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है आपके पास किसमें मेरा बेटा? तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। उसमें relativity is one of the reason that mass and energy can be converted into each other। इसको आइंस्टाइन की इक्वेशन तुम लोगों ने डिस्कस किया होगा, E is equal to mc स्क्वायर। अभी तो इस लेवल पे तुमने सिर्फ नाम सुना होगा, तो नाम की हद तक ही याद रखो। विच इज हाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट्स वर्क एंड व्हाई द सन शाइन। और सूरज कैसे चमक रहा है, सूरज में क्या हो रहा है। आमतौर पर हम ये कहते हैं कि हमारे पास एटम बम है ना, वो सबसे खतरनाक बम है, लेकिन सूरज में बेसिकली हाइड्रोजन बम का धमाका हो रहा है, और उससे जो कंटिन्यूअसली रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है, रोशनी प्रोड्यूस हो रही है, वो अल्लाह के हुक्म है, जब तक हो रहा है वो हमारे तक आएगा। और ये इसका फंक्शन लेकिन वही होगा जो कि हम लोग ने इससे पहले पढ़ा था, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स में तो हम लोग ये देखना है। फिजिक्स इन इंटरनेट आज की जदीद दौर की सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर, कि इंटरनेट इज लेमन लैंग्वेज इज नथिंग बट अ ग्रुप ऑफ डेटा विच आर इनविजिबल इन नेचर बट कैन बी सीन एज ऑन कंप्यूटर। कि ठीक है, बहुत सारी चीजें हमें नजर नहीं आती, लेकिन जब हम कंप्यूटर पर बैठ के काम करते हैं तो कंप्यूटर स्क्रीन पे हम वो चीज भी देख रहे होते हैं जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ठीक। दूसरा, इंटरनेट इज अ ग्रिड ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग सिग्नल विच आर मॉड्यूलेटेड एंड डीमॉड्यूलेटेड इनटू ईच अदर यूजिंग अ मोडेम। आमतौर पर मोडेम हम इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को जो कंप्यूटर साइंस के बच्चे हो तो बड़े इंटरेस्ट से इन सब सारी चीजों को सुन रहे होंगे। इंटरनेट कम अंडर द वेव्स मैकेनिक्स become because internet is motion of data in the form of waves। फॉर्म ऑफ वेव में आमतौर पर हम कोशिश करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हमारे पास इन्वॉल्व हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक चीज का हमें बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखना पड़ेगा कि जब हम वेव्स के बारे में बात करेंगे तो वेव दो किस्म के कॉमनली हम पढ़ लेंगे, एक मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव को एक जगह से दूसरी जगह कन्वर्ट होने के लिए, ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत जरूर होती है, लेकिन ख्याल ये रखिएगा कि जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में बात करेंगे तो उसको मीडियम की जरूरत नहीं होती है, जैसे आजकल का वाईफाई, ठीक हो गया। फिर उसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तुम्हारे पास, तो फिजिक्स इन आवर डेली लाइफ में देखो, रेफ्रिजरेटर वर्क कर रहा है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स का एक छोटा सा प्रिंसिपल तुम जरूर देखोगे, तुम्हारे हीट के चैप्टर में आएगा, ठीक हो गया। और उसके साथ साथ प्रेशर कुकर, वॉशिंग मशीन, म्यूजिक सिस्टम और कंप्यूटर्स ऑल वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। ये सारे के सारे फिजिक्स के प्रिंसिपल पर ही काम करते हैं, जिसको गाये बगाए, ये तो बिल्कुल बेसिक फिजिक्स तुम पढ़ोगे इंशाल्लाह यहाँ, लेकिन हमें कुछ ना कुछ नो हाउ जरूर होना चाहिए जिसके बारे में आगे जाकर जब हम डिस्कस करें तो हमें एक चीज पिक्चर हमारे जहन में जरूर क्लियर हो कि हाँ हमने कभी इसका नाम जरूर सुना था, ठीक हो गया। फिर अगला हमारे पास क्या होता है भाई, देखो फिजिक्स इन डेली लाइफ में, while we are reading this article the working of your eye is similar to the working of the camera which again belongs to the physics। आपने ऑप्टिक्स पढ़ना है और चैप्टर नंबर 13-14 एक बहुत मेजर सब्जेक्ट है तुम्हारा, और इससे लाजमी एग्जाम में सवाल जरूर आते हैं मैट्रिक में, तो उसमें अगर तुम नोट करोगे ना तो उसमें तुम्हें दो किस्म के हमने ऑप्टिक्स में डिस्कस करना है, एक मिरर को और दूसरा लेंस को। और मिरर और लेंस पे जब मैं बात करूं ना तो तुम्हें इस लेवल पे जो मिरर और लेंस पढ़ाया जा रहा है ना, उसको आगे जाकर जब हम बात करेंगे तो हमारे लिए बहुत बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह। जिसमें हमने इमेज फॉर्मेशन के बारे में बात करना है, जैसे एक इमेज में मैं यहाँ पे लगाया, ये पिन होल कैमरा है, जिसको कभी तुम लोगों ने अपने साइंटिस्ट के कंट्रीब्यूशन में पढ़ा होगा इब्न अल हैसम से, ठीक है। और दूसरा इसी के साथ साथ अगर तुम नोट करो तो इसमें अगर ओवरऑल आज के लेक्चर को मैं कंक्लूड करने की कोशिश करूं तो आज के लेक्चर में तुम्हारे पास क्या होगा बेटा, देखो तो फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ऑफ द साइंस। फिजिक्स इज ब्यूटीफुल, फिजिक्स टीचेस अस टू थिंक, फिजिक्स गिव्स अस एज अ न्यू एप्रिसिएशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस। एक वास्ट टेक्नोलॉजी में काम तो जरूर होता है फिजिक्स का, लेकिन याद रखना फिजिक्स के जो पैरामीटर हम और आप डिस्कस करने जा रहे हैं ना मेरा बेटा,
इसमें अगर इनिशियल लेवल पे तुम्हारा कंसेप्शनली काम मैं बहुत अच्छा करा दूं, कोशिश मेरी यही होगी इंशाल्लाह कि मेरी पूरी टीम की ये कोशिश है कि इनिशियल लेवल पे बच्चों को उन फिजिक्स के बारे में बहुत अच्छी तरह फील आ जाए, जिसको आगे जाकर हम अपने बड़ी क्लासेस में मिस करते हैं। पास क्लासेस में हमारा एक्सपीरियंस पिछले 4-5 सालों में तो खास तौर पर ये रहा है कि जब हम बड़ी क्लासेस को फिजिक्स वगैरह पढ़ा रहे होते हैं तो उनकी बेसिक चीज़ भी क्लियर नहीं हो पाती, और इन डिटेल हम इतनी फिजिक्स को नहीं, टीचर या तो पढ़ा नहीं पाता, और टीचर के साथ एक मजबूरी ये भी होती है कि शायद वो कोर्स कंटेंट को बहुत ज़्यादा फोकस करता है। और हमारी कोशिश ये होगी कि हम कोर्स कंटेंट भी पढ़ाएं तुम्हें, और उसके साथ साथ तुम्हें कुछ विजुअलाइजेशन से तुम्हारी वो फिजिक्स की फीलिंग ज़रूर हो जाए, जिसमें इनिशियल स्टेज पे तुम्हें फिजिक्स के लिए नेसेसरी थिंग्स किस चीज़ की ज़रूरत है ना, वो एक दफ़ा तुम्हें जब क्लियर हो जाए तो याद रखना तुम फिर किसी लेवल पे फिजिक्स को बोझ नहीं समझोगे, प्रॉब्लम तुम्हें नहीं होगी। और इस चीज़ को हम लोग ने क्यों कि इसलिए फील किया कि जब हम एप्टीट्यूड लेवल में पढ़ाते हैं ना तो बच्चों को बेसिक चीज़ या तो उन्हें याद नहीं होता, या उनको विजुअलाइज इतना अच्छे तरीके से नहीं कराया जाता कि बच्चा आके क्लास में जाके डेमोस्ट्रेट करे, टीचर जब सवाल करे तो उनसे बात करे। ठीक है, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा तुम्हारे लिए, मेरे लिए, कि हम इस प्यारे से चैनल के ऊपर इंशाल्लाह बने रहें, बहुत मेहनत करें, काम हमारे पास बहुत अच्छा हो, चीज़ों को हमारे पास हम एग्जीक्यूट बहुत अच्छा कर लें, और तुम्हारे कंटेंट के बारे में मैं लाजमी बात करूं कि सर ठीक है फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन इस फिजिक्स में जो तुम्हारा कंटेंट है ना वो आगे पीछे नहीं हो सर, हम मैक्सिमम नंबर गेन करने वाले बन जाए। तो हम दो चीज़ों के बारे में आमतौर पर बात करते हैं। एक, या तो हम बच्चों को रेक्टिफिकेशन में लगा दें और उसको हम बता दें भाई रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाए बच्चा। तो ये तो जनरल है कि बिल्कुल बच्चों को उठाया, नोट दिया, रेक्टिफिकेशन कराया, काम करा दिया, तो वो तो बच्चा करेगा घर पे, बच्चे की जिम्मेदारी हो, उसमें बच्चों की जिम्मेदारी ज्यादा है। अगर मैं तुम कहीं फिजिक्स के कंटेंट के साथ साथ तुम्हें डेली लाइफ में उसकी एप्लीकेशंस के साथ साथ अगर मैं पढ़ाना शुरू हो जाऊं ना, तो तुम्हारे अंदर का वो इंटरेस्ट जरूर जागेगा जो कि कहीं ना कहीं छुपा हुआ जरूर है। लेकिन एक दफा अगर उसको थोड़ा सा मेहनत करके उसको जगाया जाए ना, तो वंस कि वो जाग चुका होगा तो फिर तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है फिजिक्स में इंशाल्लाह अगले 3-4 महीने में, जब हम इसके कोर्स को पूरी तरह इस कंटेंट को डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है, अब एक चीज का ख्याल ये रखेंगे कि जब कभी भी ओवरऑल जब हम किसी भी बच्चे के साथ कुछ फिजिक्स के बारे में, अपने कंटेंट के बारे में बात करें ना, तो हम कोशिश ये करेंगे कि कोर्स के साथ साथ हमें एक इम्पॉर्टेंट बात ये हो गई कि हम इसके एप्लीकेशन भी पढ़ लें, तो मेरे बच्चों के लिए बहुत आसान होने वाला है फिजिक्स। और इसलिए फिजिक्स आसान होने वाली है कि एक दफ़ा तुम अपने इंटरेस्ट के साथ फिजिक्स में इन्वॉल्व हो चुके होगे ना, तो तुम्हें मैं ये गारंटी दे सकता हूँ कि तुम्हें बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। ठीक है, और इसको जब हम कंटिन्यू करें, तो जैसे मैं तुम्हें बिल्कुल शुरू में बताया, अपनी बात को थोड़ा सा रिपीट कर दूं, बहुत सारे बच्चे थोड़ी देर बाद ज्वाइन हुए, तो उसमें हम ख्याल ये रखेंगे कि हम कोशिश करें कि अपने कंटेंट के साथ साथ पास पेपर के क्वेश्चंस, खास तौर पर उसके न्यूमेरिकल और एमसीक्यूज, सारी चीज़ों को अच्छी तरह डिस्कस करें, और क्लास में ही उसके असाइनमेंट्स वगैरह पे बात कर लेंगे, तो हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। कल इसी टाइम पे हम आपसे सेम टाइम पे मिल रहे होंगे। एज सच टाइम के एतबार से अगर मैं देखूं तो इट इज़ मोर देन इनफ कि बच्चों का कंटेंट बहुत अच्छा हो जाए और चीज़ों के बारे में बच्चे एक्सट्रैक्ट बहुत अच्छा करें। तो उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर में बहुत मज़ा आया होगा और सारी चीज़ें आपको बहुत आसान लग रही होंगी। ठीक है, और अगर कोई क्वेश्चंस आपके पास है तो बिल्कुल आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस है आज के लेक्चर के बारे में, तो और ये स्लाइड बिल्कुल आपके ग्रुप में शो हो जाएगा मेरा बेटा, हम शेयर करेंगे, और वो शेयर करने के बाद आप लाजमी उसको देखें, उसको पढ़ें, और पढ़ने के बाद अच्छा भाई एक है यू कैन वॉच दिस वीडियो इन द लिंक। ठीक है, ये अभी इस चैप्टर में न्यूटन लॉ, ठीक हो गया, ये तो मैं तुम्हें बता दिया, मुझे वीडियो चाहिए। ओके, फिजिक्स की फुल डेफिनेशन बताएं और इसकी ट्रांसलेशन भी। ओके, ये तो मैं बता चुका क्लास के स्टार्ट में। पीपीटी जूम पे ऑन कर दें। ठीक है, तो जूम पे ऑन करने के लिए पीपीटी और क्लास कितने डेज है, फिजिक्स की क्लास जो है ना तुम्हारी मंडे ट्यूसडे होगी 4 से। ठीक है, 4 बजे शाम में इसका टाइम है, और मंडे ट्यूसडे 2 दिन है बेटा। इसके अलावा
एक बच्चा बोल रहा है सर प्लीज शेयर दी स्लाइड ऑन व्हाट्सएप ग्रुप, थैंक्स। ठीक है, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। ठीक है, होमवर्क भी मिलेगा बिल्कुल। बिस्मा कहती हैं सर होमवर्क के बारे में क्या कहते हैं, तो बिल्कुल होमवर्क दूंगा। जैसे मैं तुम्हें बता रहा था कि होमवर्क से तुम्हें ये होगा कि पास पेपर के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल को हम क्लास में फिर डिस्कस कर लेंगे होमवर्क देने के बाद। ठीक है बिस्मा, ओके मेरा बेटा। यमुना कहती हैं ओके सर, थैंक्स। ओके ओके भाई, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू बेटा। मेहरून निशा कहती हैं थैंक्स सर, लेक्चर बहुत अच्छा था। ओके बेटा, वेलकम। ठीक है, तो होप कि आपके सारे आंसर का मैं जवाब दे चुका, और कोशिश करेंगे कि कल इसी को हम कंटिन्यू करें। और कल का लेक्चर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल से हम ऑब्वियसली फिजिक्स के उन कंटेंट के बारे में बात जरूर करेंगे जो फिर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट है। सर फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल कराएंगे, बिल्कुल ऐसा होगा। फिगर बेस्ड न्यूमेरिकल जहां नेसेसरी होगी बिल्कुल होना चाहिए। और उससे मैं ये समझता हूं कि जैसे फिजिक्स की किसी थ्योरी के क्वेश्चंस के लिए प्रेजेंटेशन जरूरी है, उसी के साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन के लिए भी अगर हमें प्रेजेंटेशन को पढ़ लूं और उसको बना लूं ना, तो बच्चों को मेरे लिए समझाना और बच्चों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। उसके बाद अब्दुल रहमान कहते हैं यस सर, ओके। व्हाट अबाउट मैथ्स सर? मैथ्स का अच्छी बात ये होगी कि जब मैथ्स का हमारा सेशन होगा जुमरात को, तो जाहिर सी बात है हमारे वकास साहब पढ़ाएंगे, मतलब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, वो मेरे से अच्छा मैथ में समझा सकते हैं, उसको डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, पहला लेक्चर है, आधे घंटे का बिल्कुल है। बासित बोल रहा है सर ओनली हाफ आवर। नहीं बेटा, कभी ऐसा भी होगा मैं 1.5 घंटा भी पढ़ाना होगा मुझे। कंटेंट जब मैं बार बार ना पूरे इस आधे घंटे या अभी 35 मिनट हो गए मुझे आए हुए, इस पूरे सेशन में बाद औक़ात ऐसा भी होगा कि जब तक मेरा कंटेंट पूरा नहीं होगा ये लेक्चर खत्म होने वाला नहीं है। तो आज पहला था, और पहले तो मुझे तुम्हें पूरे को डिस्क्राइब जरूर करना था कि किस पैरामीटर से किस नहज पे लेके इस चैनल को लेके हम आगे चलेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, एहसन शहबाज कहते हैं थैंक यू सो मच सर, लव यू। थैंक यू, लव यू टू बेटा। बासित ओके मैथ्स, जज़ाकल्लाह। समरा भी कहती हैं ओके। चैप्टर कब से पढ़ाएंगे? कल से। हाँ, चैप्टर इंशाल्लाह कल से पढ़ाएंगे इंशाल्लाह बेटा। कल हमारे पास और बोर्ड के पेपर का कंटेंट स्टार्ट हो जाएगा। सर कैन यू प्लीज टेल द टाइमिंग फॉर मैथ क्लास? मैथ क्लास तुम लोग के ग्रुप में शेयर हो जाएगा, मैथ क्लास के टाइमिंग भी तुम्हारे ग्रुप में शेयर हो जाएगा मेरा बेटा। उसके साथ साथ प्लीज ऑल्सो गाइड आज फॉर मैथ्स क्लास। मैथ्स क्लास के बारे में बोला कि थर्सडे और फ्राइडे को 4 बजे आपके पास ऑनलाइन होंगे इंशाल्लाह, लाइव सेशन होगा सर वकास का। इसके अलावा यमुना कहती हैं सर इसका शॉर्ट व्यू कल की क्लास में दे दिएगा। हाँ बिल्कुल ठीक है यमुना, 5-7 मिनट में कल इसका बैकग्राउंड भी डिस्कस कर लेंगे। अभी मैथ नहीं होगा? नहीं, मैथ नहीं है। मंडे ट्यूसडे 4 बजे फिजिक्स है मेरा बेटा, और थर्सडे फ्राइडे 4 बजे इंशाल्लाह हम मैथ्स को डिस्कस करेंगे। मैथ्स की क्लास भी 2 दिन होगी, बिल्कुल ठीक। अभी होगी मैथ की क्लास? नहीं, मैथ की क्लास आज नहीं होगी, मैथ की क्लास थर्सडे एंड फ्राइडे होगी। ठीक है, होप यू गॉट द ऑल द आंसर। ठीक है, कोशिश हमारी, फिर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि आप हमारे पास इंशाल्लाह बने रहें, बहुत मजा आने वाला है। और पहली क्लास थी, मुझे तो बहुत अच्छा लगा बच्चों का कमेंट सुन के कि बच्चे इतने इंटरेस्टेड हैं। मैं ये समझ रहा था कि बस मैं लाइव सेशन में जाने वाला हूँ, अल्लाह जाने मेरे सामने कोई होगा या नहीं होगा, लेकिन स्टूडेंट शोइंग अ ग्रेट रिस्पॉन्स माशाल्लाह, बेहतरीन है। मतलब जितना मैं सोच रहा था ना, उससे कहीं ज़्यादा मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है। तो अच्छी बात है, खुशी की बात है कि आप लोग इतने तरीके से और सलीके से पढ़ लें। और हमारी कोशिश यही रहेगी कि बच्चे को उस लेवल पे जाकर हम ज़रूर पढ़ा दें जहाँ पर आगे तुम्हारे फ्यूचर में तुम्हारा इंटर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर और तुम्हारा एप्टीट्यूड और फिर तुम्हारी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के वो बेसिक सारे कंसेप्ट तुम्हारे क्लियर हो, आगे जाके तुम्हें फिर कोई मसला ना हो। ठीक है, ओके मेरा बेटा। और उसके साथ साथ एक चीज़ का और भी हम ख्याल ये रखेंगे कि जब हम अपने असाइनमेंट पे बात करें ना, कुछ बच्चों ने मुझसे असाइनमेंट के बारे में भी पूछ लिया, तो असाइनमेंट को एक चीज़ का ख्याल रखेंगे कि असाइनमेंट तो आपसे साथ बिल्कुल शेयर होगा, लेकिन उसको हम अपडेट रखें। कोशिश ये करेंगे कि जिस दिन आपको काम दिया जाए वो आप बहुत अच्छे से करें। और जब हम उसकी डिस्कशन क्लास रखें, और डिस्कशन क्लास भी मैं कोशिश करूंगा ऑनलाइन करूं, बिल्कुल इसी तरह लाइव सेशन होगा, लाइव क्वेश्चंस होंगे, और उसमें आपके होमवर्क को भी डिस्कस करेंगे। और जो ग्रुप आपका बन चुका है उस ग्रुप में भी अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं ना फिजिक्स के बारे में अपने कोर्स से रिलेटेड, तो लाजमी आप उस ग्रुप में पुट डाउन कर दोगे, तो इंशाल्लाह उसमें भी हमें पढ़ लेंगे। जो सवाल मुनासिब होगा उसका जवाब ज़रूर आपको मिलेगा। और कोशिश ये करेंगे,
कोशिश ये करेंगे कि कंटेंट वगैरह अगर आपको बहुत अच्छा लगे, बहुत सही लगे, तो कोशिश करोगे कि आप भी ना इस चैनल को आप उन लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं जिनको इनकी नीड है। और इसलिए ज़रूर बोलूँगा, मैं चैनल को शेयर करने का आपसे बिल्कुल कभी नहीं बोलूँगा और बिल्कुल होना भी नहीं चाहिए। अगर आपको ये समझ में आता है कि ये सेशन आपके लिए अच्छा है और आने वाली चीज़ आपके पास अच्छी होने वाली है, आप ज़रूर बच्चों से बात करें, उन तक पहुँचाएँ। फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई काम नहीं है, और काम इसलिए नहीं है क्योंकि आपने कोई ड्यूटी नहीं करनी है, ठीक है। तो घर पे बैठ के आपको एक बेहतरीन कंटेंट मिल जाएगा, पढ़ लेंगे अच्छा, और आगे जाकर आपके लिए काम आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह और भी कमेंट्स आ गए। अब क्या है भाई, बातचीत कर रहे हैं, आप रिड्यूस सिलेबस से ही पढ़ाएंगे ना? हाँ बिल्कुल, रिड्यूस सिलेबस से पढ़ाएंगे। आई वॉज एक्सपेक्टिंग द सेम थिंग डेट नो वन वर्ड शोड अप। ओके, एक तो ये हो गया। चलें इंशाल्लाह बिल्कुल अब्दुल रहमान होगा। सर केमिस्ट्री भी पढ़ाएंगे, केमिस्ट्री माहीन कफील कहती हैं। मैट्रिक में इस साल तो केमिस्ट्री नहीं है भाई, ठीक है। इस साल तो फिजिक्स और मैथ है एक मेजर सब्जेक्ट, इसके अलावा तुम्हारा इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियत होता है मैट्रिक में, ठीक। और अब्दुल रहमान ओके, ठीक है भाई, ओनली फिजिक्स एंड मैथ। हाँ बिल्कुल, फिजिक्स एंड मैथ के बारे में ही हमें डिस्कस करना होगा, और इस साल के मैट्रिक में ऑप्शनल में तो यही 2 सब्जेक्ट हैं, ठीक है बेटा, ओके। तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेशन रहा, उम्मीद है कि आप लोग को सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और क्लास का थीम हमारा बन चुका है। इंशाल्लाह कल से हम स्टार्ट होंगे, और अपने एक खूबसूरत से चैनल के साथ वापस आऊँगा। कल आपसे मिलूंगा इंशाल्लाह, और कल इंशाल्लाह एग्जैक्टली 4 बजे मेरी आपसे दोबारा मुलाकात होगी, और कल का टॉपिक आपके ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। जज़ाकल्लाह, बहुत मज़ा आया और बहुत अच्छा लगा आप लोग के साथ बात करने में, और जितना टाइम आप लोग एक्सपेंड करते जाओगे हमारे इस चैनल के साथ, आपको फिजिक्स की, आपको मैथ्स की, और जिस सब्जेक्ट में इंशाल्लाह हमने हाथ लगाना है, ये हमारी आपसे कमिटमेंट है कि उस सब्जेक्ट के बारे में आपको फिर कोई बाद में कोई मसला नहीं होगा। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।